तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये अपने इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और कनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन जो होता है ना बाबू, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना और कनेक्शन का मतलब नहीं होता है कि एक चीज दूसरे चीज से कनेक्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा ये घर है और ये हमारा एक घर है, दोनों घर को अगर हम लोग किसी बिजली के कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं कि नहीं, जोड़ते हैं, तो वही हमारा कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक जो कंट्री है, मान लीजिए कि ये हमारा कंट्री 1 है, ठीक, और ये हमारा कंट्री 2 है। इसमें क्या होता है कि आप तो जानते होंगे हर एक कंट्री के बीच में बॉर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है, कंट्री के बीच में बॉर्डर होते हुए भी हमारा कंट्री क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में कनेक्टेड होता है। यही हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। समझ में आया? तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, अब इसका देखिए, इससे फायदा क्या होगा। अगर मान लीजिए कंट्री 1 कंट्री 2 से कनेक्टेड है, इसके अगर फायदे हम आपको बताएं तो देखिए, अगर कंट्री 1 में कोई सामान बन रहा है, मान लीजिए कि ये एक इंसान है, ही इज अ गुड यूट्यूब वीडियो क्रिएटर, ये एक बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो क्रिएट करता है। आप ग्लोबलाइजेशन का फायदा देखिए, इस पर्सन का वीडियो आप कंट्री 2 में भी देख रहे हैं, यानी ऐसा क्यों हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन के वजह से हुआ। फिर उसके बाद आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे कि अगर मान लीजिए कि अमेजॉन इज द कंपनी फ्रॉम कहाँ, यूएसए की कंपनी अमेजॉन, और उसके प्रोडक्ट को आज हम लोग इंडिया में भी यूज कर पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन हमें इनेबल करता है, हमें मतलब इनेबल करता है कि ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी जैसे कि हम लोग पढ़े कि जैसे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा था बाबू, कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में इंटरकनेक्शन, जुड़ाव हम कर रहे थे। जैसे कि अगर मान लीजिए इंडिया हमारा कंट्री है और अमेरिका इज द सेकेंड कंट्री। अगर हमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जाना है, जैसे कि मान लिए ये इंडिया है हमारा, ठीक, और यहाँ हमको यूएसए जाना है, तो इंडिया से यूएसए हम कब जाते हैं, ये हमारा ग्लोबलाइजेशन के वजह से पॉसिबल है। इसके वजह से हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह सेम तरह जिस तरह हमारे इंडिया की एक कंपनी है, मान लीजिए कि कोई टाटा का एक कंपनी है टीसीएस, जिसे हम लोग टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कहते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो इसका कस्टमर बेस है ना बाबू, वो यूएसए में है। जो सबसे बड़ा कस्टमर बेस है यूएसए में। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ये हमारा पॉसिबल हो पाया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के वजह से। ठीक है, तो देखिए टाटा एक ऐसी कंपनी है जो एक से ज्यादा देश में बिजनेस कर रही है। टाटा तो आप जानते हैं सारे लोग, इंडिया की कंपनी है। तो ठीक उसी ऐसी कंपनी को जो एक से ज्यादा देश में या तो बिजनेस करे या प्रॉपर्टी ओन करे, उसी को हम लोग एमएनसी कहते हैं। ठीक है, एमएनसी का फुल फॉर्म होता है हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टी का मतलब क्या होता है बाबू, मोर देन वन। मल्टी का मतलब मोर देन वन एंड नेशनल का माने कि कंट्री, यानी ऐसी कंपनी जो मोर देन वन कंट्री में है, एक से ज्यादा देश में है, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी का डेफिनेशन क्या होगा, अ मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल एसेट और प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। मतलब मल्टीनेशनल का कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो ओन करती है, मतलब उसके पास है, और या तो कंट्रोल करती है एसेट का मतलब संपत्ति, और प्रोडक्शन माने कि मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज की कर रही होगी एक से ज्यादा कंट्री में, उसी को हम लोग बाबू कहते हैं एमएनसी। ठीक है, अब देखिए अब ऐसा हुआ क्यों कि ये कंट्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गई काहे। अगर मान लीजिए जैसे टीसीएस इंडिया की कंपनी है, तो वो अदर कंट्री में गई काहे, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो देखिए होता क्या है बाबू कि अब एक एमएनसी है, ठीक, तो मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या चाहिए, जैसे कि अगर मान लिए टीसीएस पहले हुई, कंपनी शुरू हुई, वो पहले हमने अपना इंडिया में देखा, अगर इसका जो प्रोडक्शन था या ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, वो इंडिया में बहुत आसानी से सर्विस इसका प्रोवाइड हो गया, ये इंडिया में हो गया लीडर। ठीक है, अब ये इंडिया का लीडर है, मतलब इससे आगे कोई कंपनी ही नहीं है। अब इंडिया का मार्केट देखिए, मार्केट का भी तो एक लिमिट होता है। जैसे कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं, तो अगर हमारा कोई दुकान है, तो उस दुकान का तो लिमिट होगा ना बाबू, कि हम एक दिन में, अगर हमारा किसी कॉलोनी में दुकान है, तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना 100 आदमी को बेच पाएंगे, 200 आदमी हमारे दुकान में आ पाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे दुकान में 1000 आदमी 5000 आदमी आए, तो हमें अपना क्या करना होगा, सेकेंड ब्रांच खोलना होगा। तो हम अपने कंपनी का क्या करते हैं, ब्रांच सेकेंड खोलते हैं, क्योंकि ब्रांच 1 पे जो है हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, यानी यहाँ पे उतना कस्टमर नहीं आ पा रहा है,
ताकि हम क्या करें, हमारे पास पैसा है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के पास क्या होता है, मनी का पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है बाबू, उनके पास बहुत ज़्यादा मनी होता है, उनके पास यानी कि रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मनी और मैन पावर, दो चीज़ जो उनके पास होता है ना बाबू, बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से वो कंपनी क्या करते हैं, एक कंट्री में तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो दूसरे कंट्री में भी जाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि अब दूसरे कंट्री में जाएंगे तो उनको फिर नया कस्टमर मिलेगा, नया मार्केट मिलेगा, वो नया बिजनेस कर सकते हैं। अगर नया बिजनेस करेंगे तो उनको नया फिर से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी का अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देश में काम करती हो। और काम क्यों करती है, तो ड्यू टू बाबू प्रॉफिट, क्योंकि दुनिया में तो आप जानते हैं सबसे बड़ा क्या, पैसा, किसी को भी क्या चाहिए, पैसा। अब देखा वो कि इंडिया में उसका पैसा सैचुरेटेड हो गया, मतलब इंडिया में वो इससे ज़्यादा कमा ही नहीं पा रहा था, फुल लिमिट पे काम कर रहा है। तो वो सोचा अब तो इंडिया में हमको रहने से कोई फायदा है नहीं, मेरे पास पैसा अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे कंट्री में जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा होता है एमएनसी का, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बाबू, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं निवेश, ठीक है। चलिए, तो निवेश में क्या होता है हमारा, द मनी दैट इज स्पेंड बाय अ कंपनी टू बाय लैंड्स, मशीनरी, बिल्डिंग एंड अदर इक्विपमेंट्स आर नोन एज इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी बाबू है तो वो क्या करेगी, उसको अपना फैक्ट्री सेटअप करना होगा, तो बिल्डिंग बनाना होगा, उसके लिए मशीन खरीदना होगा, इक्विपमेंट खरीदना होगा, तो ये सब हमारा आता है इन्वेस्टमेंट में। किसमें, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो इसी इन्वेस्टमेंट का हमारा एक टाइप होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन का माने होता है बाबू विदेशी। अगर कोई विदेशी कंपनी जब हमारे यहाँ आकर जब इन्वेस्ट करती है तो उसी को हम लोग कहते हैं विदेशी निवेश। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोग बहुत सुन रहे होंगे एप्पल कंपनी के बारे में, तो सब जानते हैं, सबको भैया किडनी बेच बेच के एप्पल खरीदना है, एप्पल का आईफोन, लैपटॉप, आई वॉच, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद जैसे कि देखिए एप्पल कंपनी, तो एप्पल कंपनी तो आप लोग सब जानते होंगे, द कंपनी इज फ्रॉम यूएसए, ये यूएसए की कंपनी है। ये कंपनी क्या की है, अभी हाल फिलहाल में अपना जो आईफोन बनाना है ना, उसका टेंडर दे दिया ये टाटा कंपनी को। किस कंपनी को, टाटा को तो जानते ही होंगे, अपने देश का सिर्फ एकमात्र कंपनी है जो सुई से लेके एरोप्लेन तक बनाता है, ठीक है, टाटा कंपनी। तो एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन बनाने का टेंडर दे दिया, किसको, टाटा को। तो आप देखिए ये क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ कि फॉरेन कंपनी के कारण हमारे देश को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ठीक, ऐसे हुआ। तो अगर सेकेंड एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे फोर्ड कंपनी के बारे में। फोर्ड कंपनी कहाँ है, ये यूएसए की कंपनी है, लेकिन ये अपने कंट्री में आई, इसने अपना प्लांट सेटअप किया, फिर उसके बाद इसमें प्रोडक्शन किया, और उसके बाद जो यहाँ से कार प्रोड्यूस हुआ ना, इस कार को ये इंडिया में भी बेचा और इंडिया के बाहर इसने एक्सपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट का माने होता है ना, जब हम एक देश से सामान को किसी दूसरे देश में भेजते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। तो इसने कार को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। मान लीजिए कि इसने एक्सपोर्ट कर दिया चिली को। अब चिली एक मिर्ची नाम का देश है, ठीक है, जो कि अपने साउथ अमेरिका में है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ के, जब विदेशी कंपनी, एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट करती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी तरह तरह का प्रकार है। जैसे कि कोई कंपनी क्या करती है, कोई विदेशी कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है और कोई करती है इनडायरेक्ट रूप में, ठीक है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई कंपनी है वो सीधे इंडिया में आए और उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, मतलब अपना प्लांट खोल लिया, कुछ भी खोल लिया, तो उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आप एक बात बताइए, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं टाटा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट बाबू कितना फेमस सॉल्ट है, हर घर में तो टाटा का ही नमक लगभग खाया जाता है। अब टाटा कंपनी इतना फेमस है, अब लेट से कोई अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में आके कह रही कि अब हम नमक बेचेंगे, भैया तो इस मार्केट में तो पहले से टाटा इतना बड़ा कंपनी है, क्या वो उस विदेशी कंपनी को उसको जगह मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो वो कंपनी कितना बड़ा भी अमेरिका में कंपनी हो, उसको इंडिया में जमने में टाइम लगेगा। तो उस केस में क्या करती है कोई कंपनी कि अगर उसको कम समय में अपना ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो वो कंपनी इनडायरेक्ट रूट अपनाती है, मतलब डायरेक्ट न जाके इनडायरेक्ट। मतलब अगर हमको मान लीजिए कि सिंपल सा बात है कि हमको कहीं जाना है तो हम सीधे न जाके वहां क्या करेंगे, घूम के जाएंगे, ठीक है, तो वही इनडायरेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट में वो कंपनी क्या करती है, ज्वाइंट वेंचर करती है।
ज्वाइंट वेंचर या सेकेंड रूप में क्या करती है ना, किसी लोकल कंपनी को बाई कर लेती है, ठीक है, बाइंग अ लोकल कंपनी। अब इस केस में क्या होता है कि इस कंपनी को डायरेक्ट रूप में मार्केट में न जाकर भी फायदा मिल जाता है। अब जैसे ज्वाइंट वेंचर, जैसे आप लोग के घर में, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा फॉर्च्यून ब्रांड जिसका ऑयल आता है, तेल आता है, उस तेल को बनाती है अडानी विल्मर नाम की कंपनी, ठीक है, अडानी विल्मर, ठीक है। तो देखिए अडानी जो है तो सब जानते हैं गौतम भाई की कंपनी है जो कि इंडिया की कंपनी है, ठीक, और विल्मर जो है वो एक सिंगापुर की कंपनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अडानी और विल्मर दोनों अलग अलग कंट्री की कंपनी है, लेकिन उन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, एक साथ में कंपनी फॉर्म कर लिया। तो इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट वेंचर, जिसको हम लोग जेवी कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड तरीका, जैसे इसी ज्वाइंट वेंचर में एक और एग्जांपल आपका बहुत फेमस एग्जांपल हो सकता है, कौन सा, अपना हीरो होंडा। आप लोग सब आदमी हीरो होंडा का नाम तो जरूर सुने होंगे। हीरो जो कि इंडिया का कंपनी है, और होंडा कहाँ का कंपनी है, होंडा एक जापानी कंपनी है, ठीक है। तो हीरो और होंडा जो कि इंडिया और जापान की कंपनी दोनों ने मिलकर गाड़ी बनाना शुरू किया था, तो ये हो गया हमारा ज्वाइंट वेंचर। लेकिन आज के समय में हीरो अलग हो गया है होंडा से, तो आज के समय में जो गाड़ी आता है वो सिर्फ किसका आता है, हीरो का आता है, ठीक है। चलिए तो अब अगला है हमारा बाइंग अ लोकल कंपनी। ये कैसे वर्क करता है हम आपको बताते हैं, चलिए। तो बाइंग अ लोकल कंपनी में क्या होता है, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट का नाम सुने होंगे, फ्लिपकार्ट इज बहुत फेमस कंपनी है। दिस इज अ कंपनी ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कंपनी इंडिया की थी, ठीक है, स्टार्टअप, ठीक है, इंडिया का स्टार्टअप था। लेकिन बाद में क्या हुआ, आप लोग एक वॉलमार्ट जो है ना, जैसे कि अपने इंडिया में बिग बाजार, रिलायंस रिटेल आज के समय में है ना, रिलायंस जहाँ पे आप ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं, उसी तरह वॉलमार्ट जो है ना वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट है ना वह रिटेल आइटम सेल करने वाली कंपनी है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा किराना दुकान वाला है, ठीक है। तो वॉलमार्ट इसने क्या किया, एक फ्लिपकार्ट कंपनी को खरीद ही लिया। तो आज के समय में जो फ्लिपकार्ट कंपनी है ना, वो इंडिया की कंपनी होके भी इंडिया की कंपनी ना है, क्योंकि उसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो ये सेकेंड तरीका होता है किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा या एमएनसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है, जिसमें वो क्या करती है, किसी लोकल कंपनी को डायरेक्ट रूप में बाई कर लेती है, ठीक। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग शुरू करते हैं बाबू, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी तक आप लोग को ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेनिफिट यानी ग्लोबलाइजेशन से हमको क्या क्या फायदा हुआ, किसी कंट्री को ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या फायदा हुआ। तो फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन कैन अट्रैक्ट फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ लिए कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से क्या हुआ कि विदेशी कंपनी आई, तो विदेशी कंपनी आई तो यहाँ पे बिजनेस करेगी, उससे हमको फायदा हुआ। क्योंकि वो अगर मान लिए जैसे डोमिनोज पिज्जा, डोमिनो कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की, वो इंडिया में आई, उसने अपना फैक्ट्री सेटअप किया, मतलब अपना वो रेस्टोरेंट उसने सेटअप किया, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि डोमिनोज ने यहाँ 1000 ऑफ पीपल को जॉब दिया ना। भैया अगर डोमिनो के आप किचन में जाते होइएगा तो वहाँ कोई अमेरिकन तो काम नहीं कर रहा है, वहाँ इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसने डिलीवरी बॉय का जॉब दिया, उसने किसको दिया, इंडिया के लोगों को। तो सेकेंड पॉइंट वही है, ग्लोबलाइजेशन कैन अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हजारों हजार जॉब क्रिएट होता है, ठीक है। इसके वजह से देखिए अब इंडिया में जैसे एप्पल है, ये डोमिनोज है, पिज्जा हट है, पेप्सी है, कोका कोला है, सैमसंग है, ये सब कंपनी कहाँ के, ये सब फॉरेन की कंपनी है। होंडा, हुंडई, एलजी, ये सब की सब फॉरेन कंपनी है। लेकिन अगर ये कंपनी इंडिया में आई तो इसने अपना इंडिया में क्या किया, फैक्ट्री सेटअप किया, प्लांट सेटअप किया। इसके वजह से वहाँ 1000 ऑफ लेबर को जॉब मिला होगा जब कंपनी फैक्ट्री बना रही होगी। तो फिर उसके बाद जब कंपनी वहाँ प्रोडक्ट बनाएगी तो वहाँ भी तो वो जॉब देगी, क्योंकि उसके लिए वो तो अपने देश से नहीं लाएंगे वर्किंग पॉपुलेशन को, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब एरोप्लेन में सबको बिठा बिठा के ला रहे हैं, फिर उनको छुट्टी दीजिए तो वो एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो कितना महंगा पड़ेगा। उससे अच्छा भैया कि हम यहाँ के लोग को जॉब दे दें, ठीक है। चलिए अब इसका एक और हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप लोग सैमसंग कंपनी का नाम सुने होइएगा, सैमसंग का सबसे बड़ा जो फैक्ट्री है ना वो इंडिया के अपने नोएडा में है। अब बताइए, वो वर्ल्ड लेवल की कंपनी है सैमसंग, और उसका जो सबसे बड़ा फैक्ट्री है वो इंडिया में। आप बताइए उसने कितना 1000 ऑफ पीपल को जॉब दिया होगा। अब इंडिया में वो मोबाइल बन रहा है और इंडिया से वो मोबाइल बन के क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है वर्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसमें बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन आता है, चलिए हम वो भी क्लियर कर देते हैं।
एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जब एक देश से कोई सामान, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लिए कोई डब्बा है, ये डब्बा अगर एक देश से दूसरे देश गया, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। मतलब हम अपने देश से कोई सामान अगर दूसरे देश को दें तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। ठीक है। अब सेकेंड चीज इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर हम कोई दूसरे देश से कोई सामान इंडिया में मंगाएं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट। ठीक है। जब यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई सामान है, जैसे अब हम आपको एक बहुत अच्छा है उसका एग्जांपल देते हैं, जैसे पाकिस्तान, वो क्या करता है, तो वो आतंकवादी एक्सपोर्ट करने का काम करता है। मतलब वहां से वो तारों के नीचे से आतंकवादी यहाँ भेजता है, तो वो क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ। वो यहाँ से आतंकवादियों का एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उस सबको मार के बहन ऊपर भेज देते हैं, या उसके वापस उसके देश में मार के लाश फेंक देते हैं, तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। मतलब वो यहाँ वहां से क्या हुआ था, उसने आतंकवादी एक्सपोर्ट किया, हमने यहाँ से उसको डेड बॉडी दे दिया। समझ में आया। ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक। अब उसके बाद सेकेंड है ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो ऑफर स्किल लेबर अपॉर्चुनिटी टू मूव टू अदर कंट्री। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाबू ये भी पॉसिबल हो पाया कि जो स्किल लेबर, मतलब कि अगर मान लिए कि जैसे आप सुनते होंगे किसी का 2 करोड़ का जॉब लग गया, 4 करोड़ का जॉब लग गया, तो वो जो 2 करोड़ और 4 करोड़ का जो पैकेज लगता है ना आईआईटी से, वो उन बच्चों को नहीं लगता है कि जो लोअर स्किल्ड है, वो हाईली स्किल्ड होते हैं, और वो जॉब इंडिया में भी नहीं लगता है, वो किसी बाहर की कंट्री में लगता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अगर हम कहें कि नहीं ठीक है बाहर की कोई कंपनी इंडिया ना आ पाएगी, तो भैया बताइए क्या वो बच्चे बाहर जा पाएंगे? तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो पॉसिबल हुआ कि हमने क्या कर दिया, बैरियर को हटा दिया। अब बैरियर को हटाने की वजह से सीधे क्या हुआ कि वो कंपनी वहां से आई, उसने इंडिया में टैलेंट सर्च किया और उसको इंडिया में टैलेंट मिला तो यहां से ले गई। तो इससे क्या हुआ, स्किल लेबर जो काम करने में, किसी काम में बहुत अच्छे हैं, उनको एक मौका मिल गया दूसरे देश में काम करने का और ज्यादा पैसा कमाने का। ठीक है। अब उसके बाद अगला, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो इनेबल्स स्टूडेंट टू गेट बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। अब ग्लोबलाइजेशन हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये भी देता है बाबू कि हम क्या करें, अगर अच्छी शिक्षा के लिए हम कहाँ जाएं, किसी दूसरे कंट्री में जाएं। ठीक। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सुंदर पिचाई उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग यहाँ से किया, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद वो एमएस और एमबीए करने के लिए अमेरिका गए। तो वो भी किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं रहता तो क्या होता कि उनको इंडिया में ही रहना होता, तो इंडिया में रहना होता तो क्या गूगल का सीईओ कोई इंडियन बन पाता, नहीं बन पाता। ठीक है। चलिए अगला है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द न्यू टेक्नोलॉजी अराइव फास्टली इन द डेवलपिंग ऑन पुअर कंट्री। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें यह भी फायदा हुआ है कि अगर कोई कंट्री वो कम डेवलप है, यानी कि वहां डेवलपमेंट कम है या अभी डेवलप हो रहा है या गरीब देश है, तो वहां भी कोई टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली आ गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई अच्छा चीज बना अमेरिका में बना, वो इंडिया में आ गया, कोई अच्छा चीज इंडिया में बना नेपाल में चला गया। तो ये सब किसके वजह से पॉसिबल है, ग्लोबलाइजेशन के वजह से। ठीक है। अब इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप देखिए अमेरिका। ठीक। अमेरिका का क्या है, गूगल अमेरिका का, यूट्यूब अमेरिका का, गूगल मैप अमेरिका का, ये सब चीज अमेरिका का है। आज के समय में आप एक चीज एज्यूम करके देखिए ना, क्या इन सब चीजों के बिना आपका लाइफ कैसा होता। तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही ना पॉसिबल हो पाया। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या हम यूट्यूब को इंडिया में यूज कर पाते, नहीं यूज कर पाते। गूगल मैप को यूज कर पाते, नहीं यूज कर पाते। फिर वही हुआ, अंधेरे रास्तों में इधर उधर भटक रहे होते। ठीक है। तो ये सब हमारा किस वजह से पॉसिबल हो पाएगा बाबू, ग्लोबलाइजेशन के वजह से। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चलिए अगला है हम लोग का बाबू टॉपिक, फैक्टर्स दैट बूस्ट और इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी ऐसी वजह और कारण जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, प्रमोट हुआ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। पहला टेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबलाइजेशन का जो हमारा है वो है टेक्नोलॉजी। यानी अगर ग्लोबलाइजेशन अगर आज यहाँ तक है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के वजह से। ठीक है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजियर टू बाय और सेल द प्रोडक्ट फ्रॉम रिमोट लोकेशन। आज टेक्नोलॉजी के वजह से देखते हैं कि जैसे कि अगर मान लिए कि एक उत्तराखंड का गांव है जो कि एकदम चाइना बॉर्डर पे है। ठीक है। उत्तराखंड का एक विलेज, और उस विलेज में बेंगलोर की एक कंपनी है। ठीक। तो आप बेंगलोर से उत्तराखंड अपने सामान को भेज पा रहे हैं, ये किस लिए पॉसिबल हुआ बाबू, ये टेक्नोलॉजी के वजह से। क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के वजह से एक
बेंगलोर का जो सेलर है उसने अमेजोन पे अपने सामान को लिस्ट किया, और उत्तराखंड यानी यूके का जो एक विलेजर है उसने इस सामान को क्या किया, परचेज किया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया टेक्नोलॉजी के वजह से, ताकि उसमें एक रिमोट लोकेशन, रिमोट का माने कि दूर दराज के भी जो लोग हैं वो भी टेक्नोलॉजी के वजह से आसानी से अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं या भेज पा रहे हैं। ठीक है, अगला, टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजियर फॉर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू डियर कस्टमर। आज टेक्नोलॉजी के वजह से हमें एक अच्छा सर्विस मिल पाता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल बताते हैं, अगर हमारे मोबाइल अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा उसमें कुछ इशू आ गया, ठीक है, तो आपने अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदा तो सीधे आप अमेजोन के कस्टमर केयर को फोन करेंगे, कस्टमर केयर वहां से कस्टमर के एग्जीक्यूटिव आपके प्रॉब्लम को सुनेगा और उसको सॉल्व कर देगा। बताइए कितना आसानी से पॉसिबल हुआ। अगर आप ऐसे अमेजोन से सामान खरीदते तो उसका ऑफिस है हैदराबाद में, बेंगलोर में, आपको वहां जाना होता कि भैया आपने मेरा कैसा सामान भेज दिया, देखिए इसको चेंज कीजिए। लेकिन टेक्नोलॉजी के वजह से आज क्या पॉसिबल है, हम घर बैठे बैठे उसको कह पाते हैं कि हमारा सामान गलत है, हमको रिटर्न कर दो, एक्सचेंज कर दो, रिफंड कर दो, जो भी है। तो ये सब किसके वजह से पॉसिबल हो पाया, टेक्नोलॉजी के वजह से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का हिंदी होता है हमारा उदारवाद। ठीक है, इसमें उदारवाद का मतलब, अब तो ये लिबरलाइजेशन से ज्यादा भारी आप लोग को लग रहा होगा कि उदारवाद तो ज्यादा भारी हो गया। सिंपल, इस कुछ नहीं होता है। उदारवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर किसी फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में आके बिजनेस करना है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा। अगर गवर्नमेंट कहा कि नहीं भैया हम तुमको आने ही नहीं देंगे, तुम कैसे आ जाओगे। जैसे कि आप एक जानते होइएगा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी जो है ना, वो चाइना की कंपनीज है। चाइना में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बिकता है, तो वहाँ की एक कंपनी है BYD मोटर्स। ठीक है, BYD मोटर्स जो है वो चाइना की कंपनी है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अब उसको इंडिया में आके बिजनेस करना है तो उसे पहले इंडिया के गवर्नमेंट से क्या लेना होगा, परमिशन। लेकिन भारत का जो सरकार है वो परमिशन ही नहीं देता है उसको, क्योंकि भाई चाइनीज कंपनी है, आप समझ रहे हैं। पता चला यहाँ आएगा कार बेचने, पता चलेगा यहाँ है ना गुंडा बेचने लगा, वो है कि नहीं। यहाँ से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले लेके कहाँ चला जाएगा, चाइना। तो उसी तरह कंपनी किसी भी फॉरेन कंपनी को यानी विदेशी कंपनी को इस देश में आना है तो उसे पहले सरकार से परमिशन लेना होगा। तो अपना जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या किया कि भारत के सरकार ने है ना विदेशी कंपनी को इंडिया में बिजनेस करने पे बैन लगा दिया था। अब ऐसा इसलिए सरकार ने किया था क्योंकि अगर विदेशी कंपनी आती, उस समय भारत की कंपनी क्या थी, छोटी छोटी कंपनी थी, और विदेशी कंपनी आती तो वो भारत की छोटी छोटी कंपनी को, तो विदेशी कंपनी बड़ी बड़ी होती, वो भारत की कंपनी को खा जाती। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि उस समय फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करने पे बैन लगा दिया। ठीक है, तो फिर इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। निगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि भारत की कंपनी जो है ना ग्रो करना बंद हो गया, क्योंकि आप जानते होंगे हमें जब चैलेंजेस आता है ना तो हमारा सबसे बेस्ट फॉर्म जो प्रेजेंट होता है लोगों के सामने। तो इससे क्या हुआ, उन कंपनी को कोई चैलेंज नहीं मिल रहा था, वो एक घिसी पिटी पैटर्न पे काम कर रहे थे। लोगों को इससे क्या हो रहा था, अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा था, उससे कंपनी का मोनोपोली क्रिएट हो गया था। मतलब सिर्फ एक ही कंपनी है, अब उसको जो मन वो कर रहा है, कभी दाम बढ़ा रहा है, कभी प्रोडक्ट अच्छा नहीं, फिर भी लोगों का मजबूरी है लेना। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, 1991 में सरकार ने, जब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आकर बिजनेस करने का छूट दे दिया। इससे ये बेनिफिट हुआ कि इंडिया में ढेर सारी विदेशी कंपनीज आई। अब इन विदेशी कंपनी के आने के साथ क्या हुआ, जॉब ज़्यादा क्रिएट हुआ, टेक्नोलॉजी हमारे देश में अच्छा आया, हमारे देश में ग्रोथ हुआ, हमारे देश के लोगों को ज़्यादा जॉब मिला। ठीक है, नई नई फैक्ट्रीज लगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ। क्योंकि अगर एक विदेशी कंपनी जाती है ना तो उनको कोई भी गवर्नमेंट एक लोकल कंपनी से ज़्यादा प्रायोरिटीज देती हैं। क्यों, क्योंकि सिंपल सा बात है भैया, अगर एक दूसरे घर का मेहमान हमारे घर में आएंगे तो हम उनका ज़्यादा इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे। अब मान लिए चाचा जी आ रहे हैं हमारे गांव से, तुमको अच्छा से खिलाएंगे कि ना, न तो गांव जाके कहेंगे क्या यार उसके यहाँ गए खिलाया भी नहीं। तो सेम उसी तरह अगर एक विदेशी कंपनी जाती हैं तो उनको सरकार ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस देती है, ज़्यादा अच्छा से ट्रीटमेंट देती है। इसके वजह से हमारे देश में जॉब क्रिएट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग, रोड, फिर से उसके बाद अच्छा प्रोडक्ट भी हमें मिलने लगा। आज बताइए ना, आज टेक्नोलॉजी और इस ग्लोबलाइजेशन और इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लिबरलाइजेशन यानी सब आपस में लिंक्ड है। इसी लिबरलाइजेशन के वजह से एक सैमसंग कंपनी है या कोका कोला कंपनी है, ये सब इंडिया आया, और कोका कोला कंपनी आज हम लोग को कोक पी रहे हैं। तो ये सब हमारा लिबरलाइजेशन के वजह से ही हमारा पॉसिबल हो पाया। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे हमारा लिबरलाइजेशन भी समाप्त होता है।